हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम 71st बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। जिनका भी मार्क्स ऑफिशियल आंसर की से 82 प्लस है जनरल मेल में, उसी अकॉर्डिंग आप कैटेगरी में देख लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए या आपने आंसर राइटिंग अब स्टार्ट कर दिया होगा। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है अभी तक का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम का सबसे जो टफेस्ट पार्ट है प्रीलिम्स, जो पहला हर्डल है, जो पहला पड़ाव है, उसको आप पार कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है इंटरव्यू तक का, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे टफेस्ट पार्ट है इस एग्ज़ाम का वो है प्रीलिम्स, फिर है इंटरव्यू, फिर है मेंस। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, सही गाइडेंस में मेहनत करते हैं, तो सबसे जो आसान पार्ट है जो मेंस है। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं मेहनत करते हैं, सही गाइडेंस में नहीं मेहनत करते हैं, जो सबसे टफेस्ट पार्ट बन जाता है वो मेंस बन जाता है। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। तो पहला है कि आपको सिलेबस प्लस आंसर राइटिंग दोनों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है। जैसे कि है कि सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी बहुत बेनिफिट नहीं है। अगर फिर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं लेकिन सिलेबस को नहीं ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसका भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग का अभी बैच स्टार्ट हो रहा है सुपर 20। इसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। इसमें क्या है कि आपको फुल कवरेज ऑफ GS1, GS2 और एसए का कराया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप आपको टॉपर्स कोच के द्वारा कराया जाएगा। फिर जो 71st बीपीएससी के लिए अपग्रेडेड मास्टर फाइल्स होंगे, जितने भी कंटेंट होंगे, जैसे हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया, सबके लिए कराया जाएगा। और डेली आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एक चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस है, जो पहले से बहुत सारे आंसर राइटिंग कर चुके हैं, वो अगर वीकेंड में भी अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो फिर चल जाएगा। लेकिन जो अभी बिगिनर हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उसको डेली आंसर राइटिंग करना चाहिए। जब तक आपके हैंड में, हाथ में पेन नहीं होगा, फिर आपका फ्लो नहीं आएगा। एक चीज़ है कि आप आंसर लिख लेंगे, लेकिन है कि आपको जो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करने होंगे, उसके लिए आपको अभी लगातार लिखना होगा। कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। आप लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए कितना टाइम दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए हम लोग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे, फिर उसको आंसर लिखना रहेगा। और हर एक कम जो मॉडल आंसर रहेगा वो दिया जाएगा, हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड बोथ फॉर्म में। और ऑडियो वीडियो जो लेक्चर्स होंगे वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। और सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। और आपको जो है कि वीक में एक इससे भी प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। और अगर इतना कर लेते हैं, प्लस डीआई भी अच्छे डीआई आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपको डीआई का भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और आप इतना कर लेते हैं तो मैं एकदम श्योर हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, एकदम जीरो से एकदम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हीरो बन सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम लोग के साथ जुड़िए। तो जैसे कि क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आइए बात करते हैं। पहला है कि इंट्रो, बॉडी प्लस कंक्लूजन। अगर 400 वर्ड्स में अगर लॉन्ग आंसर लिखना है, तो उसमें आपको 10% जो है वो आपको इंट्रो में लिखना है। फिर आपको बॉडी पार्ट में आपको 75-80% इसमें, और 10-15% जो है वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो आइए हम कुछ चीज़ को ध्यान में रख के इस एक मॉडल आंसर के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। पहला चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि क्या है कि कुछ रूल्स हैं आंसर राइटिंग के, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि हो गया
स्पेसिफिक वर्सेस जेनेरिक, ये है कि आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उसको पहले लिखना है। पहला जैसे 1 2 3, अगर 3 पॉइंट लिख रहे हैं, अगर स्पेसिफिक कोई पॉइंट है तो उसको पहले लिखिए, फिर जेनरिक पॉइंट है उसको लास्ट में लिखिए। फिर है कि 80:20 रूल, मैं आंसर के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक हिस्ट्री का क्वेश्चन लेते हैं, उसमें है कि क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मूवमेंट। इसमें पहले है कि आपको कोई भी अगर आंसर लिख रहे हैं तो आंसर को पहले क्वेश्चन को आप 2-3 बार ज़रूर पढ़ें और हर क्वेश्चन को आप पार्ट्स में इसको तोड़ने का ट्राई करें। जैसे कि है कि एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार, ये एक पार्ट हो गया। फिर है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मूवमेंट, ये आपको दूसरा पार्ट हो गया। तो कुल मिला के इस जो क्वेश्चन में 2 पार्ट में आंसर को आपको लिखना है। अब है कि ध्यान में रखना है कि मैंने बोला था कि 80:20 रूल, इसमें क्या है कि 80% आपको वो चीज़ लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और 20% चीज़ जो है जो इनविजिबल है, मतलब आप क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा लिखना है, जो नहीं दिख रहा है फिर भी आपको लिखना है। देखिए जैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन मैंने क्या किया कि द अर्ली 19th सेंचुरी विटनेस्ड द ऑनसेट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स इन बिहार अंडर द ब्रिटिश रूल वर द मोस्ट फ्रिक्वेंट मिलिटेंट एंड वायलेंट। मैंने इस पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। फिर जो दूसरा पार्ट है विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मूवमेंट, इसको भी मैंने सेकेंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में ही दिखा दिया कि अमंग ऑल ट्राइबल मूवमेंट्स बिरसा मूवमेंट उलगुलान मूवमेंट्स। देखिए ये ब्रैकेट रूल है, अगर आप जैसे बिरसा मूवमेंट को उलगुलान मूवमेंट करते हैं तो ये ब्रैकेट रूल है, आपको ब्रैकेट में ही दिखा देना है कि उलगुलान मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, वो समझ जाएगा एग्जाम में। वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड वॉज द पीक ऑफ ऑल रिवोल्ट्स बाय ट्राइबल लेड बाय बिरसा मुंडा। ठीक है, ईयर दिखाना है तो इसको भी ब्रैकेट रूल में मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि अब देखिए इसमें है कि एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस टू द बिरसा मूवमेंट। अब यहाँ पे कॉजेज नहीं पूछा है, तो वही मैं जो 80:20 रूल का बात कर रहा था, ये एक्स्ट्रा पार्ट 20 पार्ट्स जो 20% है, इसमें मैंने क्या दिखा दिया थोड़ा सा कॉजेज़, क्या है कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट्स, क्या क्या रीजन है, हाई टैक्स इम्पोजिशन हो गया, अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, ये जितने भी पॉइंट्स है कुछ पॉइंट्स मैंने दिखा दिया। तो ये आपको हो गया, नहीं पूछा है फिर भी दिखा दिए। फिर है कि जो पूछा गया कि ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार, तो इसमें मैंने क्या किया कि एक है ये देखिए, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लाइंस, कि स्टार्ट करने से पहले अगर फ्लो आंसर में लाना है तो आपको कनेक्टिंग लाइंस यूज करना है। जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार played important role during the freedom struggle. Some of important movements can be seen as follow. अब देखिए यहाँ पर मैंने मैप बना दिया, तो आपको एकदम मैप डालना है, अगर लग रहा है कि स्कोप है मैप बनाने का अब बना दीजिए, अब दिखा दीजिए कि कहाँ पे क्या है। जैसे मैंने दिखा दिया यहाँ पे दामने को हो गया बिहार, उस टाइम का बिहार और झारखंड दोनों को मिला के, फिर दामने को हो गया संथाल मूवमेंट्स हो गया, कोल हो गया, खारवाड़ हो गया, सिंहभूम हो गया, सारे जितने कुछ है आप मैप में दिखा दी। एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे बट आपको मार्क्स ज़रूर इससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब एक नंबर भी बढ़ रहा है तो इतने सारे क्वेश्चन से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये बनाना बहुत टफ नहीं है, आप 10 से 15 सेकेंड में बना लेंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस का चीज़ है। फिर देखिए मैंने क्या किया कि वो सारा चीज़ फिर लिख दिया। ट्राइबल अपराइजिंग कौन कौन सा है, जैसे पहले तमाड़ हो गया तो इसके बारे में मैंने नेचर एंड ऑब्जेक्टिव कुछ पॉइंट्स लिख लिया। जैसे छोटा नागपुर रीजन हो गया, अगेंस्ट लैंड लॉर्ड 2-3 पॉइंट लिख दिया। फिर इसको मैंने फिर चेरो रिवोल्ट है लेड बाय भूषण सिंह, ऐसे ही फिर इसमें भी 2-3 पॉइंट्स लिख दिया। हो रिवोल्ट्स, कोल रिविलियन लेड बाय बुद्ध भगत, फिर इसमें इसी तरह 2-3 पॉइंट्स लिख दिया। भूमिज हो गया, खाड़वाड़ हो गया, संथाल हो गया लेड बाय सिद्धू कानू चांद भैरव, ये सब मैंने दिखा दिया। तो ये टोटल पूछा था कि क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार, ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार भी दिखा दिए।
अब था कि विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिरसा मूवमेंट, तो मैंने बात किया था कनेक्टिंग लाइन्स का। देखिए फ्लो कैसे मेंटेन करना है। अब इस कनेक्टिंग लाइन्स को यूज करना है। जैसे आउट ऑफ ऑल ट्राइबल रिवोल्ट्स बिरसा मूवमेंट वाज मोस्ट एक्सटेंसिव, was directed against the exploitations and atrocities faced by मुंडाज। अब देखिए कनेक्टिंग लाइन से वो मैंने दिखा दिया ट्राइबल मूवमेंट्स, फिर बिरसा मूवमेंट्स को इसी के साथ कनेक्ट करना है, इसी को फ्लो मेंटेन करना है। तो ये फिर मैंने लिख दिया 2-3 कनेक्टिंग लाइन्स, 2-3। फिर उसके बाद मैंने बिरसा मूवमेंट दिखा दिया कि कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फेज 1 1892 1894, देखिए इसमें भी जो भी पॉइंट्स है उसको लिख दिए। फिर फेज 2 हो गया, गैदर ग्रुप ऑफ 6000 मेंबर्स अटैक द सिम्बल्स ऑफ कॉलोनियल पावर, मतलब जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिया। फिर फेज़ 3 में हो गया कि बिरसा मूवमेंट रिलीज फ्रॉम जेल इन 1898। फेज़ 3 में क्या क्या हुआ था, मूवमेंट्स लेड बाय बिरसा मूवमेंट्स ब्रदर कोमाराम भीम हो गया। फिर जो भी पॉइंट्स है इसको मैंने लिख दिया। अब है कि इम्पैक्ट्स नहीं पूछा। फिर है कि मैंने बात किया था 80-20 रूल का, तो 80% मैंने लिखा जो पूछा है कि एक्सप्लेन द ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ बिहार। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है पहले कि ये जो टेल वर्ड्स इसको बहुत ध्यान से देखना है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम लोग का 10 सिविल्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा या आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो जैसे टेल वर्ड्स है कुछ कीवर्ड्स कि डिस्कस हो गया, इवेल्युएट हो गया, फिर आपको एनालाइज हो गया, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, ये सब चीज़ को ध्यान में इलूसिडेट हो गया, इसको भी ध्यान में रखना है। और जैसे एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन पूछा है तो इसमें क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या क्या, जैसे क्रिटिकली एनालाइज हो गया, फिर आपको सब्सटेंशिएट हो गया, इस सब को जो टेल वर्ड है इसको ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर था एक्सप्लेन कीवर्ड। तो इसके मैंने क्या किया कि इसका क्या है कि क्या इम्पैक्ट रहा ट्राइबल मूवमेंट्स का बिहार में, वो भी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर लिख दिया 2-3 पॉइंट्स, क्रिएशन ऑफ सेपरेशन ट्राइबल बेल्ट्स, फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड लॉज जैसे टेनेंसी एक्ट 19 ये मुंडा में हो गया, ये संथाल रिवोल्ट्स में 1877 के टाइम पे ट्राइबल इशू कैन कम टू द प्राइवेटी, जो भी था क्या इम्पैक्ट रहा वो दिखा दिया। फिर इसके लिमिटेशंस को लिख दिया, एक्सप्लेन करने का था। तो आप कीवर्ड को ध्यान में रख के आंसर को, जैसे कि लिमिटेशंस में मैंने फ्लो चार्ट बना के कुछ ऐसे, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फाइटिंग, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, फिर लैक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये 3-4 पॉइंट्स को आप लिख के फिर है कि कंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रो प्लस कंक्लूजन, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड ये लास्ट। तो अगर आप जब एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है तो यहीं पे मार्क्स देता है, कंक्लूजन पढ़ेगा मार्क्स देगा। अगर आपका कंक्लूजन इम्पैक्टफुल है, अच्छा है, तो 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आपका पहला इंप्रेशन इंट्रोडक्शन अच्छा है, पहले ही से ही उसके मन में लगे कि हाँ अच्छा स्टार्ट है, फिर अब कंक्लूजन भी अच्छा है तो एकदम आपको यहीं पे मार्क्स देगा, तो 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कंक्लूजन बहुत इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि आपको 5 से 6 पेज रहता है, तो क्या होता है ना कि आपको पेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेज भी भरना रहेगा। तो टाइमिंग है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेज भरने से क्या होता है ना कि मेंटलिटी एग्जामिनर के माइंड के ऊपर रहता है कि अच्छा ये इसने लिखा है तो मार्क्स मिल जाता है। तो पेज भी भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान में रख के आपको आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पे जिन्होंने बहुत सारा आंसर राइटिंग कर चुका है, बहुत सारा पहले ही आंसर लिख चुके हैं, तो ठीक है, वो अगर वीकेंड में भी लिखते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कम लिखा है तो रेगुलर लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका फ्लो काफ़ी मेंटेन हो जाएगा और जो भी कुछ जो टाइमिंग है उसका भी इशू जो है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर 5 से 6 अगर पेज भरना है तो इसको आपको
5 से 6 पेज अगर लिखना है तो इसमें आपको क्या क्या है कि एक लॉन्ग आंसर को 20 से 22 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर आपको लिखना ही पड़ेगा, बहुत सारा आंसर लिखिएगा, फिर आपका टाइमिंग का इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर शॉर्ट आंसर देखें, शॉर्ट में इसमें भी आपको 2 पेज मिलता है। तो मेन कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या है ना कि एक हेडिंग रूल है, आपको जो पूछे वो तो दिखाना है। अगर शॉर्ट आंसर में जो पूछा है एग्जैक्ट वही लिखिए, ज़्यादा जैसे 80:20 मैंने बताया था रूल, तो ये आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग आंसर में। शॉर्ट में जो पूछे, जैसे कॉजेज पूछा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है, तो यही दोनों लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का ही हो, शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए संथाल अपराइजिंग हूल रिवोल्ट, मैंने ब्रैकेट रूल यूज़ किया, ब्रैकेट में बता दिया कि संथाल अपराइजिंग, जिसको हूल रिवोल्ट भी बोलते हैं, स्टार्टेड ऑन द डेट बता दिया। फिर एक कहाँ पे, दामन कोड़ी। अब फिर देखिए यहाँ पे मैंने मैप बना दिया। आपको मैप डालना है, अगर स्कोप दिख रहा है कि मैप का, तो आप बनाइए, थोड़ा एफर्ट लगेगा बट इसका आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। तो आप मैप बनाइए। फिर मैंने दिखा दिया, जैसे ये दामन को हो गया, भागलपुर टू राजमहल, ब्रैकेट रूल यूज़ करके देखिए, ब्रैकेट रूल राजमहल, ये मैंने दिखा दिया कहाँ पे है, दामन को, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक। फिर लेड बाय सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 ब्रदर्स, इंट्रोडक्शन में ही मैंने इतना बता दिया। अब पूछा था कॉजेज, तो डायरेक्ट आप हेडिंग बनाइए या पूरा लिख दिए, कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, ठीक है। इसको आप हेडिंग बना के फिर लिखिए 3-4 पॉइंट। इमीडिएट कॉज क्या था, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या था, फिर आपको सोशियो पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज क्या था। सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखें, एक पॉइंट लिख देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज जो पूछा है एकदम हेडिंग बना के जैसे लिख दिया, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिएटेड, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 पास्ट, ये सब 4-5 पॉइंट लिख देना कॉन्सिक्वेंसेज। फिर आपको वही 2-3 लाइन में कंक्लूड कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट मिलता है इसमें, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा नहीं करने का। तो जो पूछा है उसको आप आंसर कीजिए शॉर्ट आंसर में, वो काफ़ी है। फिर कंक्लूड कर दीजिए 2-3 लाइन में, और जो कंक्लूजन हो हमेशा पॉजिटिव एंड पे कीजिए, पॉजिटिव रहे, कंक्लूजन पॉजिटिव रहे, फिर अच्छा रहता है। तो आप कंक्लूड कर दीजिए, 2 पेज भरना है तो 5-6। और देखिए स्पेसिंग हो गया, फिर अलाइनमेंट हो गया, वर्ड के बीच में स्पेसिंग कैसा हो, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सुपर 20 बैच, तो फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और फिर आपको एक बेनिफिट ये भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट आंसर लिखते हैं, तो आप जो ग्रुप में अच्छे आंसर लिखे जाएंगे उसके थ्रू भी आप बहुत सारा चीज़ सीख पाएंगे। तो इसका बेनिफिट काफ़ी मिलता है। और आप जो वीकेंड होगा, वीकेंड पे आपको जो जितना भी वीक डेज में जितना भी आंसर लिखा है उसको आपको फिर टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराया जाएगा। और 2-3 चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगी। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला क्या है ना कि 5-6 दिन तो एकदम 5-6 दिन आप एकदम कॉपी करके लिखिए। कहीं आंसर देख रहे हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 10 सिविल्स का, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। आप वही आंसर को कॉपी करके लिखिए, पहले एकदम कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट 5-6 दिन। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लग जाएगा कि क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारा चीज़ आपको जब समझ आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप खुद से ही सर्च करके, जैसे क्वेश्चन आया तो आप सर्च करके क्या लिखना है, कैसे आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। तो अगर आप द सिविल से जुड़ना चाहते हैं सुपर 20 बैच में, बहुत लिमिटेड सीट्स है, तो आप जुड़िए। और आपको पर्सनल मेंटरशिप, और हम लोग का हमेशा देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि आपको रैंक 3, रैंक 14, रैंक 21 सारा यहाँ से लगातार आता रहा है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और काफ़ी इस जो अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रीलिम्स पास करने का, इसको आप फाइनल तक कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीलिम्स में आप अगर 110 मार्क्स भी ला रहे हैं, 115 मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन फाइनल नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो भी आप
क्या है ना कि डेली अगर आंसर लिखेंगे ना आप, तो जो भी आपको बताया जाएगा कि क्या क्या गलती हुआ, तो अगर जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 से 20% आप रिटेन कर पाएंगे, एग्ज़ाम में जाएगा ही नहीं वो चीज़। तो फिर है कि आप गलती करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन लिखने में आप गलती कर रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे उसको इम्प्लीमेंट, इनकलकेट क्या क्या गलती है, फिर आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है आंसर लिखना। आंसर लिखिए, डेली लिखिए, और जो जिन्होंने खूब लिखा है पहले से, तो वो आप वीकडेज़ में लिखिए, लेकिन आंसर लिखना है। और आंसर लिखने से आपका काफ़ी जो गलती है वो इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए द सिविल्स ग्रुप में, और फिर आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको सुपर कोच, जो टॉपर्स कोच हैं उसके द्वारा आपको पर्सनली मेंटरशिप दिया जाएगा। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे भी कुछ कैसे आंसर लिखना है कैसे, तो मैं लाऊंगा वीडियो। अगर ये अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कोई आपका फीडबैक है तो वो भी मोस्ट वेलकम। आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।